चलिए, अभी तो टेस्ट आप लोगों का ठीक रहा। ठीक है, अभी हम लोग अभी मैंने बोला टेस्ट ठीक रहा, तब तक खुल गया फुट। एक इन लोगों का एक रिक्वेस्ट है इनकी कि आंसर की रिजल्ट और अन्य जानकारी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड करा दें तो अच्छा रहेगा। वो मैनेजमेंट देख लेगी। बाकी रिजल्ट आपको मिल गया होगा, और किसी क्वेश्चन में अगर नहीं मेंस वाला, ऑब्जेक्टिव वाला भी अभी नहीं निकला है। ठीक है, वो हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन के आंसर में कभी कोई डाउट रहेगा तो मेरा वो है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आज जैसा मैंने सुबह भी कहा कि जो ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव होगा, तो 4 में से 3 ही आपको तो करने थे ना, उसका मॉडल आंसर फॉर्मेट मैं दूंगा। ठीक है, तो इस बहाने आप लोगों की ये सारी समस्या की क्या लिखना था या क्या नंबर मिला वो दूर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नहीं, जब आंसर आ जाने दो बेटा, आ जाने दो। जब अभी नहीं आया, रिजल्ट आ जाए, फिर जहां भी डाउट होंगे ऑब्जेक्टिव वाले में, तो मैं ऐसे ही आपको डाउट हम लोग आप बात करके हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे कि इसका आंसर यही क्यों होगा। चलिए, अब देखो हम लोग लास्ट क्लास में फ्राइडे को हम लोगों ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया था, है ना। और भू राजस्व व्यवस्था में फॉर्चुनेटली हम लोग शायद केवल जमींदारी और स्थाई तक पहुंच पाए थे। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन महालवाड़ी और रैयतवाड़ी के भी हों, तो मैंने कहा भी था कि एडिशनल नॉलेज के लिए लेवल पर और अपनी जानकारी को एनरिचमेंट के लेवल पर उसको देखना। जो नहीं पढ़ा और वो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसी बहाने जब हम लोग चर्चा करेंगे तो देखिएगा वो बन पा रहा है या नहीं। ऑब्वियसली पहले हम लोगों ने बड़े ही विस्तार से जमींदारी और स्थायी बंदोबस्त को समझा था, क्यों अपनाया, क्या था, कौन से संशोधन आए, और भारत के गांवों पर और किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये ब्रिटिश भारत के कितने भाग पर लागू था? 19। अब हमारे पास दो चीजें और हैं, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। और रिकॉल करने में हमें याद ही होगा, मैंने 3 क्वेश्चन कहा था कि भू राजस्व व्यवस्था में 3 क्वेश्चन उठाओ और आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। भूस्वामी कौन, जमीन का मालिक कौन, पहला। और राजस्व का बंदोबस्त किसके साथ किया जाए। तो ये बताओ, जब जमीन का स्वामी किसान हो, अब रैयतवाड़ी में आ रहे ना, और सरकार ने सीधे सीधे किसानों से ही राजस्व प्रबंध किया हो, तो किसान को या आम जनता को क्या कहते हैं? रैयत। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रैयतवाड़ी। और मैंने एरिया बताया था, खासकर रैयतवाड़ी ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और खासकर बंबई और मद्रास का बहुत बड़ा एरिया है। और जब हम मद्रास और बंबई की सामाजिक राजनीतिक बनावट देखते हैं, तो क्या वो बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरह है या अलग होगी? बंगाल बड़ा फर्टाइल लैंड था, बंगाल की उर्वरता बहुत अधिक थी, और बंगाल में अकबर के समय से जमींदारी प्रथा चलती आई थी। लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई और मद्रास में ऐसा जमींदार वर्ग उपस्थित, एक तो जमींदार वर्ग नहीं उपस्थित था, ऊपर से उतनी फर्टेलिटी भी नहीं थी कि एक बिचौलिए का बोझ उठा सके। भाई एक बात बताओ, जमींदारी में 10/11 भाग सरकार ने लिया, 1/11वां भाग दे दिया ना जमींदार को। लेकिन अब वो ऐसा लैंड नहीं है। अब अंग्रेजों का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हो गया।
भाई जीत की शुरुआत अंग्रेजों ने कहां साम्राज्य बनाया? बंगाल में। तो पहला पहला स्टेट है, पहली जगह गए तो उन्होंने जमींदारी अपनाई कि बिचौलियों को भी झेल लेंगे, और साथ ही साथ परमानेंट कर दिया कि यहां कम से कम स्थायी बंदोबस्त करें, कि एक बार कर दिया तो कर दिया। लेकिन उसके कई लर्निंग्स आए स्थायी बंदोबस्त के। जमींदारों को जमीन का मालिक बना के देख लिया, तो जब वो दक्षिण में पहुंचे तो यहां की सामाजिक बनावट अलग थी, आर्थिक रूप अलग था, क्लाइमेट अलग था। उनको लगा कि यहां पर हम उस तरीके से पैसा नहीं वसूल पाएंगे, और साथ ही साथ स्थायी बंदोबस्त से घाटे भी होने लगे थे। याद है, मैं जाते जाते एक क्वेश्चन दिया था, श्रेष्ठतम मंतव्यों से प्रेरित होने के बावजूद भयंकर फूल साबित हुआ। अब ऐसे में रैयतवाड़ी क्षेत्र में गए, और ये लोग हमेशा एक दर्शन का तो उपयोग करते ही हैं, उसका नाम है उपयोगितावाद। अब अंग्रेज, उपयोगितावाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा दर्शन है जो ये बताने की कोशिश करता है कि मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम, इसको हिंदी में कहते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। कहता है एक सबसे सिंपल अगर लाइन कही जाए, उपयोगितावाद क्या विचारधारा है, तो वह विचारधारा जो अधिक से अधिक लोगों के लिए उपयोगी हो, वही श्रेष्ठ है, वही अपनाना चाहिए। मेरी बात समझ आई? यूटिलिटेरियन, जिस चीज की उपयोगिता है वही सही है। जब एथिक्स पढ़ोगे ना, एथिक्स में उपयोगितावाद पढ़ना है, बेंथम और मिल को पढ़ना है। हमारे यहां कहा जाता नहीं, परिणाम मत देखो, मन अच्छा होना चाहिए। और उपयोगितावाद क्या कहता है? मन से फुटबॉल खेलो, मन गया भाड़ में, जो तुम्हारे हित में हो, जिससे फायदा हो, वही अच्छा है। तो मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम। और इस समय दुनिया में अपने आप को बताते हैं कि हम तो उपयोगितावादी विचारक, उपयोगितावादी दर्शन से प्रेरित हैं। हमने भारत के लोगों के लिए बड़े उपयोगी काम किए हैं। और इसलिए कहता है कि रैयत माने किसान। अच्छा ये बताओ, अगर सरकार का किसान से डायरेक्ट रिश्ता है तो यही लोकतंत्र है या नहीं? देखने में एक डेमोक्रेटिक मॉडल है, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, कोई शक नहीं है भाई। रैयतवाड़ी अंग्रेजों की सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि सरकार ने सीधे सीधे किससे संबंध बनाया? किसानों से। अब किसानों से आया, उन्होंने कहा उपयोगितावाद से प्रभावित है। और यहीं पर एक रिकार्डो का किराया सिद्धांत इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता था। आपको केवल इकोनॉमिक्स तो पढ़ना नहीं है, रिकार्डो का किराया सिद्धांत यह कहता है कि जमीन का मालिक सुपर स्वामी जो है वो अगर सरकार है, और सरकार किसानों को माहौल देती है शांति का, सुरक्षा का, साथ ही साथ जब जरूरत पड़ेगी तो सिंचाई व्यवस्था या उर्वरक, ये सब भी प्रोवाइड करने में सरकार मदद करती है। तो रिकार्डो का किराया सिद्धांत कहता है कि खेत से या किसान का जो अधिशेष है, सरप्लस है, अधिशेष का एक हिस्सा सरकार को पाने का पूरा हक है, क्योंकि सरकार किसानों की सुरक्षा और उनके विकास में ध्यान। मेरी बात समझ में आई? रिकार्डो का किराया सिद्धांत, मैं एक लाइन लिखाऊंगा बस, क्योंकि जिस तरह से यूपीएससी बदल रही है, आप इन दो कारकों को बनाकर, सच्चाई ये थी कि जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त की लर्निंग लेकर, और बाद में जब देखा कि बहुत फायदेमंद नहीं हो पा रहा है और यहां का एरिया देखा, तो इन लोगों ने समझ गया कि एक एक किसान से प्रतिनिधित्व, एक एक किसान से जब हम प्रबंध करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तो ही सक्सेस होगा। अगर किसी को हमने बिचौलिया बना दिया तो ऐसे ही फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए ये रैयतवाड़ी को ले आए। ठीक है ना? तो रैयतवाड़ी बहुत साफ है कि जब जमीन का स्वामी रैयत माने किसान माना जाए, और साथ ही साथ सरकार सीधे सीधे राजस्व प्रबंधन किसके साथ कर ले? किसानों के साथ। और यहां पर कोशिश की गई कि अब स्थायी ना रहे, गतिशील व्यवस्था हो, और कहा गया 20 से 30 सालों में राजस्व की दर को बदला। तो जब इतनी अच्छी व्यवस्था है,
मैंने आपको बताया इस मामले में, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिया था, सिनॉप्सिस दी थी। किसी भी व्यवस्था को अपनाने से पहले उसका अर्थ देखो क्या है, फिर पता होना चाहिए पीटी के हिसाब से प्रवर्तक कौन है और भारत के कितने भाग में लागू किया गया, फिर आखिर इस व्यवस्था को लाने का कारण क्या था, और लास्ट वही है क्या है, प्रभाव। भू राजस्व व्यवस्था का प्रभाव, तीनों का हाल वही है। और जमींदारी में मैंने बहुत कुछ आपको बताया हुआ है, तो रैयतवाड़ी में भी कुछ दो तीन पार्टिकुलर पॉइंट बताऊंगा, और महालवाड़ी लगभग इन्हीं दोनों को पॉइंट को मिला के करना है। तो वहां पे बहुत एक्सप्लेनेशन प्रभाव में नहीं करना है बस, लेकिन ये है क्या और ये कैसे जो है जब इतनी अच्छी दिखती है तो बुरी क्यों साबित हुई, हम कारण तक आ गए। अभी कारण बताया ना कि बंगाल से अलग यहां की जातीय और सामाजिक संरचना थी, यहां का क्लाइमेट अलग था, उपयोगितावाद और रिकार्डो का किराया सिद्धांत और जमींदारी व्यवस्था की लर्निंग कि उनको उतना फायदा महसूस नहीं हुआ जितना वो ले सकते थे, इसलिए एक नई व्यवस्था लाना चाहते थे, इसलिए वो ले आए क्या, रैयतवाड़ी। ठीक, तो पहले यहां तक लिखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था में हेडिंग रैयतवाड़ी। देखो, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तथा स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त में अपेक्षाकृत लाभ न मिल पाने को ध्यान में रखते हुए स्थायी बंदोबस्त में अपेक्षाकृत लाभ न मिल पाने को ध्यान में रखते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था में सरकार ने इस व्यवस्था में सरकार ने किसानों को जमीन का स्वामी या भूस्वामी मानते हुए सरकार ने किसानों को भूस्वामी मानते हुए किसानों को भूस्वामी मानते हुए राजस्व वसूली का दायित्व भी राजस्व वसूली का दायित्व भी उन्हीं के साथ निर्धारित किया उन्हीं के साथ निर्धारित किया अर्थात सैद्धांतिक रूप से यह एक अर्थात सैद्धांतिक रूप से यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक है ना, लोकतांत्रिक क्यों थी, इस सरकार का किसानों से सीधा संबंध, नो बिचौलिया। नेक्स्ट पॉइंट, यह ब्रिटिश भारत के यह ब्रिटिश भारत के लगभग 51%, 51%, लगभग 51% भाग पर लागू की गई, जिसमें बंबई, मद्रास तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र शामिल थे।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र शामिल थे। सर्वप्रथम कर्नल रीड ने इसे मद्रास के 12 महल क्षेत्र में, कर्नल रीड ने 1792 की बात है, 1792, स्थाई से पहले, कर्नल रीड ने मद्रास के 12 महल क्षेत्र में इसे अपनाया। 12 महल क्षेत्र में इसे अपनाया, किंतु इसे व्यवस्थित रूप 1820 में, 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा दिया गया। पीटी के हिसाब से बेसिक फैक्ट। ठीक भाई, सिंपल सी बात क्या थी और प्रवर्तक क्या था, ये पीटी हो गया। अब आता है क्यों, कारण, क्यों अपनाया रैयतवाड़ी को, कारण। पॉइंट भाई, पहला पॉइंट, स्थायी बंदोबस्त से अपेक्षाकृत लाभ ना मिल सका तो, स्थायी बंदोबस्त से अपेक्षाकृत लाभ ना मिल सका तो एक लचीली व्यवस्था को, फ्लेक्सिबल, नम्य, एक लचीली व्यवस्था को अपनाना स्वाभाविक हो गया। जिसमें राजस्व की दर को परिवर्तित किया जा सकता था, या परिवर्तित किया जा सके। पहला पॉइंट क्लियर है, क्यों अपनाया, कि समय के अनुसार हम उसकी दर अप डाउन कर सकें। दूसरा, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी को उन क्षेत्रों में अपनाया जहां की भौगोलिक आब्लिक जलवायुविक जहां की भौगोलिक व जलवायु की परिस्थितियां तथा जलवायुविक परिस्थितियां या जलवायु भिन्न था या विशिष्ट था, लिखो विशिष्ट था तथा वहां का सामाजिक आर्थिक ढांचा भी जमींदार जैसे किसी मध्यस्थ वर्ग को अपनाने में सक्षम नहीं था। अतः सरकार को यहां किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना
प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आवश्यक था, आवश्यक था। ठीक है, मजबूरी है उनकी, नहीं तो वो जमींदार यहां भी ले आते। और तीसरा और लास्ट पॉइंट जो दार्शनिक है, देखो, उपयोगितावादी, तीसरा पॉइंट, उपयोगितावादी विचारों से प्रेरित होकर, उपयोगितावादी विचारों से प्रेरित होकर अंग्रेज यह भी सिद्ध करना चाहते थे कि, अंग्रेज यह भी सिद्ध करना चाहते थे कि वे किसी भी अन्य शासक से, वे किसी भी अन्य शासक से अधिक लोकतांत्रिक हैं, किसी भी अन्य शासक से अधिक लोकतांत्रिक हैं, अतः भारत में, अतः भारत में उदार नीतियों के द्वारा, लिबरल पॉलिसीज, उदार नीतियों के द्वारा वे भारतीयों की, वे भारतीयों की संवेदना भी हासिल करना चाहते थे, भारतीयों की संवेदना भी हासिल करना चाहते थे। इसी पॉइंट में पैराग्राफ चेंज, इसके साथ ही उन्होंने, इसके साथ ही इन्होंने या उन्होंने रिकार्डो के किराया सिद्धांत, रिकार्डो लिख दिया इसलिए, रिकार्डो के किराया सिद्धांत किराया सिद्धांत अर्थात, अर्थात किसानों के, किसान के अधिशेष का हिस्सा, किसान के अधिशेष का हिस्सा, हिस्सा सरकार को लेना, सरकार को लेना, को लेना जायज है, न्याय संगत है, जायज है, न्याय संगत है, के आधार पर भी, के आधार पर भी रैयतवाड़ी व्यवस्था को, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी दोनों में ये बात है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, अपनाया। नेक्स्ट आता है कि आखिर प्रावधान क्या था, शर्तें क्या थी। तो इसमें बेसिकली फ्लॉप का जब प्रभाव पढ़ेंगे तो प्रावधानों से निकलेगा वो ये, इन्होंने कहा कि प्रावधान में ये कहा, बोला तो कि हम 50% ही लेंगे राजस्व का। इसमें सबसे बड़ी चीज हुई कि कलेक्टर जो है, इस कलेक्टर को समझ लो सर्वे सर्वा बना दिया गया रैयतवाड़ी की सक्सेस में, कि कलेक्टर ही ध्यान देगा कि कहां से कितना राजस्व लेना है, क्या करना है, वसूली किसानों से कैसी होगी। और कलेक्टर ऐसे ही बेचारा बहुत सारे दायित्व उसके पास थे, रैयतवाड़ी के फेल होने में उसका सबसे बड़ा प्रावधान जिम्मेदार था, जिसमें रैयतवाड़ी का सारा जो केंद्रीय निरीक्षण था या जो भी भूमिका थी वो सबसे ज्यादा किसकी रख दी गई थी, कलेक्टर। और बड़ा इन्होंने कहा कि एक वैज्ञानिक पद्धति है, लोकतांत्रिक बनना है ना, तो कहते हैं
कि मापन व सर्वेक्षण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कहते हैं रैयतवाड़ी ऐसे नहीं लाए हैं, लोकतांत्रिक ही नहीं है, साइंटिफिक भी है। हम हर वर्ष खेतों का मेजरमेंट करेंगे, सर्वे कराएंगे और उस आधार पर सारी वैज्ञानिक पद्धति लाएंगे और तब जाकर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया जाएगा। तो प्रावधान तो बहुत अच्छा था, लेकिन 1 साल बाद ही ना कभी मापन हुआ, ना सर्वेक्षण हुआ, ना वैज्ञानिक, केवल अनुमान के आधार पर। किसके आधार पर? अनुमान के आधार पर राजस्व दर तय की जाने लगी। और ये बताओ, कलेक्टर किसानों के पास तो जाएगा नहीं, इसका मतलब एक सरकारी कर्मचारी होगा। और आप जानते ही आजकल अगर आप गांवों में देखें तो कई लोग कहते हैं कि कलेक्टर से ज्यादा बड़ा उसके लिए पटवारी है ना? ये लेखपाल, पटवारी, कानूनगो, ये सब ऐसा हुआ कि इस व्यवस्था में कर्मचारियों की भूमिका बहुत बढ़ गई और इन लोगों ने वो भ्रष्टाचार को जन्म दिया, इतनी वसूली की। कहा जाता था किसानों से 50% मान्य था, लेकिन 70-80% तक वसूली। इसीलिए देखने में रैयतवाड़ी नो डाउट, और प्रावधान में तो मैं कह रहा हूं कि किसान मालिक ही नहीं माना गया, बल्कि यह भी कहा गया कि यहां जो मॉडर्न साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं वो भी अपनाया जाएगा। पर एक केवल किताबों में, केवल कॉपियों में रह गया, व्यवहार में करप्शन के अलावा और कुछ सामने। तो 2 पॉइंट प्रावधान लिख लो, फिर बताते हैं। लिखो प्रावधान, शर्तें, प्रावधान। पहला पॉइंट, सैद्धांतिक रूप से राजस्व की दर, सैद्धांतिक रूप से राजस्व की दर 50% निर्धारित की गई तथा 20 से 30 वर्षों में तथा 20 से 30 वर्षों में राजस्व की दर को परिवर्तित करने, राजस्व की दर को परिवर्तित करने का भी प्रावधान रखा गया। प्रावधान रखा गया। दूसरा पॉइंट, मापन व सर्वेक्षण के आधार पर, मेजरमेंट एंड सर्वे, मापन व सर्वेक्षण के आधार पर राजस्व निर्धारित करने, राजस्व निर्धारित करने तथा कृषि व्यवस्था में, तथा कृषि व्यवस्था में, कृषि व्यवस्था में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने की बात कही गई। वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने की बात कही गई। ठीक है ना? एंड लास्ट पॉइंट, कलेक्टर वाला लिख लो, इस व्यवस्था की सफलता का दायित्व मुख्यतः इस व्यवस्था की सफलता का दायित्व मुख्यतः कलेक्टर की भूमिका, कलेक्टर की भूमिका पर आधारित था। और यह प्रावधान भी किया गया कि, और यह प्रावधान भी किया गया कि यदि कोई किसान, यदि कोई किसान, क्या होगा, मान लो जमीन का स्वामी किसान है, कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन अगर लगान ना दे पाए
किसान तो उसकी जमीन, तो असली मालिक दिखाने के लिए किताबों में जमीन का स्वामी किसान है, लेकिन वास्तविक तौर पर संप्रभु जमीन का मालिक कौन है? अंग्रेज। सोच लो एक बार, इतना बढ़िया प्री का क्वेश्चन है ये। खूब गलतियां करके लोग आए, इसीलिए मेंस पहले कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो, अपने आप फैक्ट आने लगे। फिर लिखो, फिर बताते हैं। हाँ, यदि कोई किसान नियत समय में लगान न दे सके, नियत समय में, निश्चित समय में लगान देने में असमर्थ रहे, असमर्थ रहे, तो उसकी जमीन, तो उसकी जमीन नीलाम कर दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया। उसकी जमीन नीलाम कर दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया। ठीक है। अब आता है बेसिकली, जो मैंने पहले ही कहा कि हिस्ट्री में और किसी भी इस तरह के उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंपैक्ट। और जमींदारी में काफी कुछ कर चुके हैं। यहां 3 बेसिक पॉइंट देखेंगे, जो 3 प्रावधान है उसी से रिलेटेड। मैंने अभी कहा कि कलेक्टर की भूमिका इंपॉर्टेंट थी। अब कलेक्टर को ना तो भारतीय कृषि पद्धति का ज्ञान है, और कलेक्टर के पास इतने रोल थे, इतना ज्यादा दायित्व था, कि वह चाह कर भी इस पर एक तो ध्यान नहीं दे पाया, और दूसरा उसको ध्यान और ज्ञान, समझ गए, इतना वो पहले से ओवरबर्डन था कि ध्यान नहीं दे पाया, और दूसरा भारतीय कृषि व्यवस्था का उसको बहुत ज्यादा ज्ञान भी, दोनों से गड़बड़ होने लगा। ऐसे में क्या होता है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो नीचे हैं, उन्होंने करप्शन करना शुरू कर दिया। और एक कोटेशन दूंगा, वही क्वेश्चन होगा आज का। देखिए, प्रभाव में 3 ही पॉइंट। पहला, रैयत, हाँ प्रभाव, इंपैक्ट, पहला पॉइंट देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था की सफलता, रैयतवाड़ी व्यवस्था की सफलता मुख्यतः कलेक्टर की भूमिका पर निर्भर, मुख्यतः कलेक्टर की भूमिका पर निर्भर थी। किंतु अधिक दायित्व होने, अधिक दायित्व होने और भारतीय कृषि पद्धति की जानकारी, अधिक दायित्व होने और भारतीय कृषि पद्धति की जानकारी कम होने के कारण, कम होने के कारण वह प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका, वह प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका, प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका, जिससे भ्रष्टाचार पनपने लगा, जिससे भ्रष्टाचार पनपने लगा, और सरकारी कर्मचारियों ने किसानों से, सरकारी कर्मचारियों ने किसानों से 80% तक की, सरकारी कर्मचारियों ने किसानों से 80% तक की लगान वसूली की, 80% तक की लगान वसूली की। इस तरह, इस तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था सैद्धांतिक रूप में भले ही, सैद्धांतिक रूप में भले ही लोकतांत्रिक दिखती हो,
डेमोक्रेटिक, भले ही लोकतांत्रिक दिखती हो, किंतु यह किसानों के लिए, किंतु यह किसानों के लिए शोषणकारी ही साबित हुई, शोषणकारी ही साबित हुई। ठीक है, कोई पॉइंट ना समझे पूछिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा 3 पॉइंट के बाद। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, मापन सर्वेक्षण, प्रभाव नंबर 2, मापन सर्वेक्षण व वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना केवल केवल किताबों तक सीमित रहा, किताबों तक सीमित रहा, और वास्तव में, और वास्तव में अधिकारियों की इच्छा व अनुमान, अंडरलाइन कर देना इस लाइन को, अधिकारियों की इच्छा व अनुमान के आधार पर ही, अनुमान के आधार पर ही राजस्व वसूली की जाती रही, अनुमान पर ही राजस्व वसूली की जाती रही। और जब किसान, और जब किसान लगान देने में असमर्थ रहे, तो उनकी जमीनें नीलाम होने से, तो उनकी जमीनें नीलाम होने से, वही वाला शब्द हर जगह यूज करना है, होने से वे किसान से कृषक मजदूर बनने को विवश होने लगे। वे किसान से, फार्मर से पीजेंट, वे किसान से कृषक मजदूर बनने को विवश होने लगे। बनने लगे, ठीक है ना। ये पॉइंट मैंने खूब एक्सप्लेन किया था जमींदारी में, इसलिए अभी यहां नहीं। तीसरा और लास्ट, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से अपनी भू राजस्व नीतियों के द्वारा, नीतियों के द्वारा भारत की परंपरागत, भारत की परंपरागत सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक संरचना को बदलते हुए, संरचना को बदलते हुए जमीन को वस्तु बना दिया, जमीन को वस्तु बना दिया, समझे ना, खरीद फरोख्त होने लगी, बना दिया। तथा, तथा आपसी सहचर्यता की जगह, आपसी सहचर्यता की जगह बाजार प्रेरित, बाजार प्रेरित व्यवस्था की नींव रखकर, बाजार प्रेरित व्यवस्था की नींव रखकर, नींव रखकर
हमारे परंपरागत ढांचे को नष्ट कर दिया, परंपरागत ढांचे को नष्ट कर दिया और नगदी फसलों की खेती में, अगला टॉपिक यही है, और नगदी फसलों की खेती तथा राजस्व वसूली नगद में किए जाने के कारण, राजस्व वसूली नगद में किए जाने के कारण यहां के किसान ऋण दुष्चक्र में फंसते गए, ऋण दुष्चक्र में फंसते गए। इसीलिए किसानों ने शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हुए 1875 में प्रभावी दक्कन कृषक विद्रोह को अंजाम दिया। प्रभावी दक्कन कृषक विद्रोह को अंजाम दिया। दक्कन कृषक विद्रोह को अंजाम दिया। ये दक्कन क्षेत्र समझते हैं, डेक्कन, इसलिए कह रहा हूं, कई बार इस ज्योग्राफी आप लोग पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन जमींदारी को लेकर मैंने बड़ा टोटलिटी से इसलिए समझाया कि वही बातें रिपीट होंगी, जो यूनिक है वो लिखो। अब ये बताओ, 3 पॉइंट बताओ, रैयतवाड़ी क्या थी, क्लियर है, और प्रभाव भी कैसा है, क्लियर है, जमींदारी भी पढ़ चुके हो। एक क्वेश्चन लिखो और बस 1 मिनट में मुझे बताओ, फिर हम मालवाड़ी का केवल प्रभाव उसमें नहीं करना है। लिखो जरा, तो क्वेश्चन लिखो, प्रश्न, कंपैरिजन के हिसाब से जमींदारी और रैयतवाड़ी, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था से रैयतवाड़ी व्यवस्था में रूपांतरण, जमींदारी व्यवस्था से रैयतवाड़ी व्यवस्था में रूपांतरण का अर्थ किसानों के दृष्टिकोण से मात्र इतना था कि अनेक राक्षसों की जगह एक महादैत्य ने ले ली। अनेक राक्षसों की जगह एक महादैत्य ने ले ली। क्लियर, समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूं बेटा, वो दिन लद गए जब पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव बताइए। कंपैरिजन भी हो गया। अब ये बताइए, जमींदारी और परमानेंट आप पढ़ चुके, रैयतवाड़ी अभी लिखा दिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन किसानों के दृष्टिकोण से कहता है अनेक राक्षस की जगह महादैत्य। क्लियर है? क्यों?
अनेक राक्षस माने जमींदार, वेरी गुड। अनेक राक्षस माने जमींदार, पता नहीं कितने जमींदार और कितने उनके एजेंट, और यहां महादैत्य माने खुद सरकार। क्लियर हुआ? केवल देखो एक शब्द से, क्योंकि ज्यादातर किताबें और ज्यादातर नोट्स इवन कोचिंग में भी आप देखेंगे जमींदारी व्यवस्था, उसके प्रभाव और उसी पर क्वेश्चन है। हमें कंपैरेटिव दोनों को लेकर चलना है, और केवल अगर ये कोटेशन भी याद रहा तो अब आप रैयतवाड़ी फायदेमंद सिद्ध हुई या हानिकारक, ये अब आपके मन में कभी कोई डाउट क्रिएट नहीं करने देगा। ठीक है ना? तो रैयतवाड़ी भी खतरनाक रही, और इतनी खतरनाक रही कि 1875 में दक्कन कृषक विद्रोह एक बड़ा विद्रोह रूप में आया। और ये लिखना होगा तो ऑब्वियसली कंपैरिजन करते हुए यहां कई राक्षस का मतलब क्या है और महादैत्य का मतलब क्या है, ये आपको क्लियर है। महादैत्य माने खुद ब्रिटिश सत्ता, और कई राक्षस माने, ठीक है ना? इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर बात। अब मैंने कहा ना कि रैयतवाड़ी महालवाड़ी एक दूसरे के रिप्लिका है, प्रभाव लगभग यही रहेगा, लेकिन एक भाई अगर नोट्स में कंटेंट में नहीं रहेगा तो लगेगा छूट गया। सेम चीज लगभग चलेगी, बस उसकी बुनियाद, उसका अर्थ बदल जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो महालवाड़ी, और समझाने वाला काम वैसे मैं इतना पहले दिन भी कर चुका हूं, तो केवल 5 पॉइंट लिखते हैं टोटलिटी में सब मिला के। महालवाड़ी, महालवाड़ी देखो, बातें नहीं, देखो पहला पॉइंट, अंग्रेजों ने अपनी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी व्यवस्था के रूप में महालवाड़ी को अपनाया, जिसका उल्लेखनीय पक्ष यह था कि अब भूमि का स्वामित्व तथा जब राजस्व का दायित्व किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से स्थापित न कर सामुदायिक, लिख दिया इसीलिए कम्युनिटी, सामुदायिक रूप से स्वीकारा गया। मैंने याद करो, महाल का मतलब गांवों का समूह। छोटे छोटे अगर गांव हैं तो 7, 8, 10 गांवों को मिलाकर एक महाल बना दिया गया, और बहुत बड़ा गांव है तो गांव भी अपने आप में एक महाल है। अरे समझ में आया? और याद रखना, जमीन का स्वामी अब कोई जमींदार किसान है या एक तरह से ग्राम समाज है, पूरे गांव की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने देखा जमींदार से एक रूप में कर लिया, किसान से कर लिया, तब भी जो है बहुत फायदा नहीं हुआ। तो अब ये सब इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अंग्रेज हर जगह के हिसाब से, अब इन्होंने क्या किया कि ग्राम समाज को ही मालिक माना और कहा कि राजस्व दायित्व भी पूरे समाज का है, ग्राम समाज का। लेकिन ग्राम समाज से अपने आप तो राजस्व पहुंचेगा नहीं, तो उन्होंने आजकल प्रधान होता है ना, तो एक जमींदार और किसान के बीच का एक पद ले आया, उसका नाम था लंबरदार। क्या नाम था? मुखिया कह लो, प्रधान कह लो। लेकिन आज भी
कई जगहों पर राजस्थान उसमें ये शब्द सुना है लंबरदार। ये सब उस समय के लंबरदार को चुना, और लंबरदार जो है पैसा देगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, महालवाड़ी कोई बहुत मौलिक व्यवस्था ना होकर जमींदारी और रैयतवाड़ी का मिश्रण मात्र थी। क्या थी? जमींदारों के पास न्याय था, गांव में शांति की थोड़ी व्यवस्था बाकी थी, और भी बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन यहां लंबरदार को चुनकर केवल और केवल क्या किया गया कि अच्छे समय पे आप हमारा लाकर पैसा जमा। तो लिखो तो जरा, क्या लिखा था? सामुदायिक महत्व को स्वीकारा गया, तथा, लिखो तथा, तथा सरकार के पास, हाँ हाँ तथा लिखे ना, तथा सरकार के पास राजस्व जमा करने, सरकार के पास राजस्व जमा करने का दायित्व लंबरदार ऑब्लिक मुखिया को दिया गया। लंबरदार या मुखिया को दिया गया। ब्रैकेट में अंडरलाइन करके फुल स्टॉप कंटिन्यू इसमें लिखो। यह जमींदार से, यह जमींदार से इस रूप में अलग था, यह जमींदार से इस रूप में अलग था कि, इसके पास अधिक अधिकार या दायित्व नहीं थे। इसके पास अधिक अधिकार या दायित्व नहीं थे। नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा, 1822 में, 1822 में हाल्ट मैकेंजी, लिख दिया इसीलिए 1822 में हाल्ट, HAULT, हाल्ट मैकेंजी ने, हाल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को लागू किया, इस व्यवस्था को लागू किया। और यह ब्रिटिश भारत के लगभग, और यह ब्रिटिश भारत के लगभग 30%, ब्रिटिश भारत के लगभग 30% क्षेत्र में लागू किया गया, जिसमें, जिसमें अवध, आगरा, पंजाब, जिसमें अवध, आगरा, पंजाब व पश्चिमोत्तर प्रांत शामिल थे। नॉर्थ वेस्ट, पश्चिमोत्तर प्रांत शामिल थे, प्रांत शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही, रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही इस व्यवस्था में भी मापन व सर्वेक्षण, मापन व सर्वेक्षण, इस व्यवस्था में भी मापन व सर्वेक्षण तथा वैज्ञानिकता को, तथा वैज्ञानिकता को अपनाने की बात कही गई, अपनाने की बात कही गई। किंतु वास्तव में, किंतु वास्तव में अनुमान के आधार पर ही, अनुमान के आधार पर ही राजस्व वसूली होती रही, राजस्व वसूली होती रही।
नेक्स्ट पॉइंट, 10 से 20 वर्षों में 10 से 20 वर्षों में 10 से 20 वर्षों में राजस्व की दर को परिवर्तित करने 10 से 20 वर्षों में राजस्व की दर को परिवर्तित करने का प्रावधान रखा गया था किंतु स्पष्टता की कमी के कारण किसानों से राजस्व वसूली राजस्व वसूली 80% तक की जाती रही, जिसे बेंटिक व डलहौजी के लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसे बेंटिक व डलहौजी के कार्यकाल में क्रमशः 66% व 50% कर दिया गया, 66% व 50% कर दिया गया मतलब सोचो 100 रुपया हो रहा है तो 80 रुपया जो है कर्मचारी वसूल ले रहे हैं। केवल अगर पूरा साल किसान लगाएगा और उसे लगाने में लग गया 50 रुपया, उसको मिल रहा है केवल 20 रुपए, कोई किसान काम करना चाहेगा? इसीलिए बाद के दिनों में, शायद इस बार पीटी में वो ऑब्जेक्टिव वाले में दिया था, बाद के दिनों में महालवाड़ी की हालत ये हो गई कि लगान वसूली करने जाते थे लोग, सब गायब हो जाते थे। जितना खर्च सरकार ने किया उतना राजस्व वसूली भी नहीं हो पाया। देखो देखो इस उसी में कंटिन्यू, इस व्यवस्था में या इस व्यवस्था की कमियों के कारण बाद में यह स्थिति उभरी की प्रशासनिक खर्च अधिक होने लगा और राजस्व वसूली कम। लास्ट पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में मार्टिन बर्ड द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में पहली बार भू राजस्व व्यवस्था में मानचित्र व रजिस्टर का प्रयोग किया गया। मानचित्र और रजिस्टर का प्रयोग किया गया जो आज भी जारी है और इसीलिए बर्ड को उत्तर भारत की राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। उत्तर भारत की भू राजस्व व्यवस्था का
जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, देखिए स्टॉप। भू राजस्व व्यवस्था में आप जब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहां पर आप लोगों ने अकबर के समय आईने दहसाला सुना है, 10 सालों में चेंज होता था। और एक व्यक्ति जो केवल 5 साल शासन में रहा मेडिवल हिस्ट्री में, और उसने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं ला दी जो कई चीजें आज भी हैं। और अकबर कहा जाता है, अकबर को महान बनने की भूमिका शेर शाह ने तैयार कर दी। आप सब आज तक जो लोग गांव से जुड़े होंगे शायद 2 शब्दों को जानते होंगे, पट्टा और कबूलियत। सुना है? ये सबसे पहले शेर शाह के समय शुरू हुआ और अंग्रेजों ने इसको जारी रखा। पट्टा आज भी जारी। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में कभी पूछेगा, पट्टा का मतलब होता था ये सरकार जो है वो किसान को देती थी। पट्टा कौन किसको देता था? किसान को देती थी कि आपके पास, सरकार बोल देती थी कि भाई चलो आधिकारिक रूप से तुम्हारे पास इतनी जमीन है, उसमें ये इतना सिंचाई है, ये पट्टा हो गया तुम्हारे पास। और कबूलियत क्या होता था? किसान सरकार के पास रखता था कि हम कबूल करते हैं और इसके एवज में प्रतिवर्ष हम आपको इतना लगान देंगे। आप समझे कबूलियत और पट्टा। कई बार ऐसा देखो, इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ऐसे हालत थे तो औरंगजेब से पहले जब शोषण शासकों ने भी किया तो किसानों के विद्रोह बहुत क्यों नहीं उभरे थे मेडिवल हिस्ट्री में? और किसान क्यों नहीं छोड़कर भाग जाते थे? किसान अपनी जमीन छोड़कर नहीं भाग सकते थे क्योंकि उनकी कबूलियत सरकार के पास होती। क्लियर है? मतलब आप छिप नहीं सकते, आप विद्रोह कर दें, विद्रोह करेंगे तो मार दिए जाएंगे या फिर कुछ सुधार होगा। तो दिमाग में यह भी रखना। और कुल मिलाकर इन 3 व्यवस्थाओं मेडाइवल हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये 3 व्यवस्थाओं से अंग्रेजों ने हमारी पूरी जो पुरानी अर्थव्यवस्था थी उसको बदलकर रख दी। और इसके अलावा कुछ जगहों पर जहां पर डायरेक्ट शासन नहीं था वहां पर ये तो चलता ही रहा, इजारेदारी। इजारेदारी माने नीलामी, ठेकेदारी। तो कुल मिलाकर ये 4 व्यवस्थाएं इस देश में चलती रहीं। और इसका नटसेल यही है कि अंग्रेजों ने राजस्व वसूली पर ज्यादा ध्यान दिया, कृषि विकास पर कम ध्यान दिया। और इसीलिए हमारे गांव और हमारे किसान बर्बाद होते गए। जितना विद्रोह किसानों ने किया, क्योंकि हम लोग पढ़ना है ना कृषक विद्रोह, इस देश में सबसे ज्यादा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अगर विद्रोह हुए तो जनजातियों के और किसानों के। ठीक है ना? लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक हिस्ट्री में जो हमें देखना है वो है कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसमें भी जो सिनॉप्सिस है, जो 60 नोट्स लास्ट में आपके बनेंगे, पहले हम बता दें कृषि का वाणिज्यीकरण मतलब ये अर्थ क्या है। इसके बाद अगर कृषि के वाणिज्यीकरण की कुछ शर्त होती है तो वो क्या है, क्या ये भारत में कोई नई बात थी या नगदी फसलों और कृषि के वाणिज्यीकरण से भारतीय पहले से वाकिफ थे? अगर वाकिफ थे तो इस अंग्रेजों के समय के वाणिज्यीकरण का क्या अर्थ है? फिर आते हैं कि आखिर कृषि का वाणिज्यीकरण कारण अंग्रेजों ने भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों कराया, और तब लास्ट में ऑब्वियसली आता है इसका क्या प्रभाव पड़ा। जब भी हम कृषि के वाणिज्यीकरण की बात करते हैं तो उसका सामान्य अर्थ है, बहुत सिंपल अर्थ, जब खेती लाभ बाजार के लिए, एक सिंपल सी बात।
याद करो मैंने बताया था कि पहले हमारे गांव जजमानी व्यवस्था में थे और बड़े आत्मनिर्भर थे, और एक शब्द से खेलना सिखा दिया है, आपसी सहचर्यता। ये गांव के लिए और अपने लिए उत्पादन करते थे सब, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इन्हें क्या कर दिया, बाजार के लिए। जब कोई पूछे कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है, तो खेती लाभ के लिए या बाजार के लिए की जाने लगी। लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमी के टेक्निकल सेंस में एक खेती और आती है, उसको कहते हैं कैश क्रॉप। क्या कहते हैं? नगदी फसलों की खेती। नगदी फसल क्या होती है? पैसा, पैसा तुरंत मिलता और ज्यादा नीड की जगह, बैठ जाओ बेटा, जो जीवन यापन के लिए नहीं बल्कि एक तरह से आप कहें ये उद्योगों में कच्चा माल, उद्योगों में कच्चा माल के रूप में उपयोग है, जैसे कपास हो गया, नील हो गया, है ना। अभी तो बहुत सारे, हाँ, अफीम है, गन्ना है, बहुत सारे हैं। चीनी उद्योग के लिए पहले गन्ना ही था ना, बाद में चुकंदर और बहुत सारी चीज। अब एक बात बताओ, तो नगदी फसल आने लगी। हम जब अर्थ देखेंगे और शर्तें, ये बताओ कृषि का वाणिज्यीकरण गलत है क्या? होना चाहिए। आप कई तरह की आजकल तो आप लोगों ने सुना होगा बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल, सुना है? अभी अभी हाँ, सबसे अच्छा डीएमएच 11, थारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, दैट इज सरसों। अभी तो मेन मुद्दा क्या है हमारे पास? डीएमएच 11 है ना। 2 साल से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, इस बार के शायद प्री में था 22 या 23 के। अब तो सरसों की हाइब्रिड फसल आ गया। बड़ा मजा आता है ना ये सब होता रहे तो, है। काम करते हैं, ये अगर बोलना बंद हो जाए तो हम ऐसे ही बोलें। जब क्या हो, तो देश का किसान आत्मनिर्भर बन जाए। और तब क्या, जब इनपुट और आउटपुट
नकदी फसलों का उत्पादन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वस्तुतः जब कृषि उत्पादन का लक्ष्य जब कृषि उत्पादन का लक्ष्य जीवन निर्वहन न होकर लाभ कमाना हो लाभ कमाना हो तो यही कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। तो यही कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यद्यपि भारत नगदी फसलों से आरंभ से ही परिचित रहा है, ऐतिहासिक रूप से परिचित रहा है, ऐतिहासिक रूप से परिचित रहा है, बेसिकली कपास के लिए, ठीक है ना, कपास और गन्ना रहा है। किंतु औपनिवेशिक शासनकाल, बच्चों को बोल दो जो ऑनलाइन लिख रहे हैं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बेटा, सही में यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम, लाइट चली गई थी, आप अब यहां से कंटिन्यू कीजिए, जो कुछ होगा रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी केवल अर्थ बता रहे हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं था, ठीक। यद्यपि भारत नकदी फसलों से आरंभ से परिचित रहा है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान, केवल अर्थ बताया है, ठीक है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान यह विश्लेषण का विषय बन जाता है, क्योंकि यह किसानों की इच्छा पर आधारित न होकर सरकार द्वारा थोपी गई व्यवस्था थी, ठीक है। मैंने केवल 2 पॉइंट इधर देखो, पहले हमने बताया अर्थ क्या है, और अर्थ क्या हुआ ना, कृषि का वाणिज्यीकरण, जब खेती लाभ के लिए हो, जीवन निर्वहन के लिए ना हो। सामान्य अर्थ बड़ा सिंपल सा है, जब बाजार के लिए खेती की जाए तो यह कृषि का वाणिज्यीकरण है, जब लाभ के लिए खेती की जाए यही वाणिज्यिक फसल है। और याद यहां यह रखना है कि इसके साथ साथ कृषि के वाणिज्यीकरण में कैश क्रॉप, नगदी फसलों की खेती महत्वपूर्ण हो जाती है, बस यही अर्थ था। फिर हुआ कि पहले से हम जानते थे, लेकिन अंग्रेजों के सामने इसलिए विशिष्ट है क्योंकि ये जबरदस्ती, इसे में लिखो बोले साहब आगे देखो, सामान्यतः कृषि के वाणिज्यीकरण, हाँ उसी में, सामान्यतः कृषि के वाणिज्यीकरण, मतलब सब लोग बराबर हो गए, सामान्यतः कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए दो अनिवार्य शर्तें मानी जाती हैं, दो अनिवार्य शर्तें मानी जाती हैं। ए बी करके डैश करके, पहला, देश या किसान, देश ऑब्लिक किसान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो, निर्भर हो। और दूसरा पॉइंट,
कृषि विकास से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं उपस्थित हों। इंफ्रास्ट्रक्चर वही इनपुट आउटपुट। क्लियर बेटा? सबसे पहले कृषि का वाणिज्यीकरण क्या, अर्थ लिख दिया, अर्थ बड़ा क्लियर, अब अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ये स्वैच्छिक नहीं थी, थोपी गई थी, और दूसरा ये दोनों शर्तें नहीं थी। अब आता है यहां पर टेक्निकल आएगा जो जानना जरूरी। जैसे उस लड़के ने रिकार्डो के किराए से सही मायने वो पांचों तत्व अच्छा बताए, लेकिन जहां जरूरत है अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, यूरोपीय एजेंसी हाउस। क्या आएगा? पहले सुन लो फिर लिखना। वास्तव में कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए एक एजेंसी इंपॉर्टेंट थी जिसका नाम था यूरोपीय एजेंसी हाउस। ये वो लोग थे जो यूरोप के लोग अब भारत आकर बस गए थे। नहीं होते कई फॉरेनर आके इंडिया में सेटल करते हैं, और उस जमाने में खूब ब्रिटिशर्स आकर यहीं बसने लगे। तो जो यूरोपी भारत में आकर बस गए और कुछ अंग्रेजों के साथ नौकरी के रूप में कुछ भारतीयों के पास भी पूंजी आ गई। बोलो, सेवा करके या ब्रिटिश सरकार में कुछ कर्मचारी बनकर अब इनके पास पैसा आ गया। तो यूरोपीय जो भारत में बसे और कुछ भारतीय कर्मचारी जिनके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया था, उन्होंने एजेंसी हाउस बनाया। अब एजेंसी हाउस एक तरह से ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच क्या बन गया? एजेंट बन गया। अब देखो, जैसी नगदी फसलों की बात आई, आपने खुद कहा कच्चा माल। अब ब्रिटेन या दुनिया में इंडस्ट्री, फ्रांस की इंडस्ट्री तय करती थी। जैसे मान लो इस यूरोपीय एजेंसी को तो लाभ से मतलब है ना, और सबसे पहले लाभ ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन में जैसा जिस पौधे की मांग ज्यादा होगी, आप जानते होंगे सूती कपड़ा अगर 1 रुपए का मिलता था और उसे नील से रंग दिया जाए तो 1.5 रुपए का हो जाता। तो इसका मतलब यह है कि यूरोपीय एजेंसी हाउस देखती थी कि किसकी डिमांड ज्यादा है, और जिस चीज की ब्रिटेन में डिमांड होती थी, ये यूरोपीय एजेंसी हाउस अपनी सेना रखते थे सब, और ये सब किसानों को कहते थे बेटा वो पहला वाला छोड़ो, अब तुम्हें ये बोना है। क्लियर हो रहा है? ये बोना है। और सबसे खतरनाक जब बिचौलिए होते हैं, जब बीच वाले मध्यस्थ होते हैं, तो इनकी सबसे बड़ी समस्या वही प्याज वाली है। 50 रुपए में हमें खरीदने को मिल रहा है, लेकिन किसानों को कितना मिला? 20 रुपए। और सोचो इस समय होता यह था, नील का ही उदाहरण लो, प्रभाव में पढ़ेंगे लेकिन यहां समझा दे रहा हूं। इस एजेंसी हाउसों ने बहुत शोषण किया है। जब नील की खेती का दाम, जब नील का पौधा की कीमत बढ़ता था, तो जितना लाभ होते थे ये सब जेब में रख लेते, और जब घाटा लगता था तो सारा घाटा कौन सहता था? किसान। तो यूरोपीय एजेंसी हाउस एक बिचौलिया संस्था है, मध्यस्थ संस्था है, जिसने भारत में नगदी फसलों की खेती में सरकार ने डायरेक्ट अपनी भूमिका नहीं स्वीकारी, बल्कि सरकार के सहयोग से। कौन से? यूरोपीय। पैराग्राफ चेंज करो, इसी के बाद देखो। देखो, किंतु ये दोनों ही शर्तें, किंतु ये दोनों ही शर्तें औपनिवेशिक शासन के दौरान, औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुपस्थित थी, अनुपस्थित थी। और अंग्रेजों ने एजेंसी हाउस के माध्यम से, यूरोपीय एजेंसी हाउस लिख सकते हो, अंग्रेजों ने यूरोपीय एजेंसी हाउस के माध्यम से, यूरोपीय एजेंसी हाउस के माध्यम से एक मध्यस्थ ऑब्लिक एजेंट, एक मध्यस्थ या एजेंट को बढ़ावा देकर, बढ़ावा देकर
भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण, भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण वाणिज्यीकरण कराया। चलो यही लिख लेते हैं, पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखो। ये एजेंसी हाउस, ये एजेंसी हाउस केवल अपने लाभ से प्रेरित थे, केवल अपने लाभ से प्रेरित थे, और उन्हें किसानों के हितों से, और उन्हें किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं था, कोई सरोकार नहीं था या कोई लेना देना नहीं था। इस एजेंसी हाउस में अधिकांशतः, इस एजेंसी हाउस में अधिकांशतः भारत में बस जाने वाले अंग्रेज, भारत में बस जाने वाले अंग्रेज तथा कुछ ऐसे भारतीय शामिल थे जिन्होंने, कुछ ऐसे भारतीय शामिल थे जिन्होंने अंग्रेजों की सेवा कर, जिन्होंने अंग्रेजों की सेवा कर कुछ पूंजी जमा कर ली थी, कुछ पूंजी जमा कर ली थी। ठीक है, क्लियर है भाई? तो कहने का मतलब यह है कि यूरोपीय प्रभाव में अब थोड़ा लिखवाऊंगा, क्योंकि यूरोपीय एजेंसी हाउस वाला प्रभाव, यूरोपीय एजेंसी हाउस क्या थे क्लियर हो गया। और बिचौलियों को ना बहुत मतलब नहीं होता है, इन्हें अपने लाभ से मतलब। अब देखो, अब आपसे मैं जिससे पूछूं, ऑब्वियसली बिचौलियों का इस्तेमाल ही होता है, सही कह रहे हो। ऑब्वियसली अगर सरकार नहीं चाहती तो ऑब्वियसली नहीं, कैसे, इसीलिए पहले लिखा कि अंग्रेजों ने स्थापित करा दिया, लैंग्वेज वेरी क्लियर है। अब देखो बेटा, कारण, अगर एक चीज बताओ, अभी मैं यूरोपीय एजेंसी हाउस में बोल चुका हूं, भारत में नगदी फसलों को बढ़ावा क्यों दिया, अगर 2-3 पॉइंट है तो किसी के दिमाग में कोई एक पॉइंट फिर से, हाँ प्लीज बेटा बताओ, क्यों नगदी फसल बोआई गई? बस बेटा, थैंक यू। सबसे पहला और अगर ये नहीं उभरा आपके दिमाग में तो सैटरडे संडे केवल तुमने मजा लिया है, फ्राइडे की क्लास खलास। सारी जड़ मुक्त व्यापार से जोड़ो ना। जब तुम्हारे उद्योग धंधों का गला घोट दिया गया और तुम्हें केवल खेतीहर देश बना दिया गया, अगर मैं एक शब्द कहूं, चलो इसी बहाने मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपकी डेप्थ उस लेवल पर जाए कि यूपीएससी चाहे जितना घुमा के पूछे, अगर मैं कहूं कि मुक्त व्यापार के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण कर दिया, या मैं कहूं अंग्रेजों ने इंडियन, द ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी इन द रूरलाइजेशन, रूरलाइजेशन। अब ये बताओ, ग्रामीणीकरण कर दिया मतलब क्या है भाई? खेती। ये भी प्रश्न अब यही आए, थोड़ा अन्य आयाम भी लाइएगा, लेकिन ऐसी चीज सोचिए। अब एक बात बताओ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सफलता से ही सब लोग ले रहे, उद्योग भारी मशीनें अपने से कुछ करेंगे नहीं, उन्हें चाहिए कच्चा माल। तो ऑब्वियसली नगदी फसल का मेन जुड़ा हुआ, ये अगर गलत हो जाएगा तो सब पहला पॉइंट यही है, औद्योगिक क्रांति से जुड़ा। अब बताओ, क्या केवल इंडिया से ही लाते रहे? अब यहां वर्ल्ड हिस्ट्री से सबसे पहले जब अंग्रेजों के यहां क्रांति हुई तो कपास, ये कपास मांगते थे दक्षिण अमेरिका से। कहां से? शायद अभी सर पढ़ाएंगे और पीटी में देखोगे, और अपडेट देख लेना,
जानते हो सबसे अच्छा लंबे रेशे वाले कपास कहां होते हैं? कभी पढ़िएगा, पीटी में पूछा हुआ है, इजिप्ट में। कभी पढ़िएगा, और हो सकता है चेंज हो गया तो मुझसे मिलने भी मत आइएगा, उस समय जब आया था तो था, पढ़िएगा लेकिन। और बहुत सालों तक अमेरिका कॉटन का नंबर 1 प्रोड्यूसर देश था। आजकल कपास का सबसे उत्पादक देश कौन है? चाइना कुछ छोड़ा है? चाइना है, नो डाउट। भारत भी अच्छा है, लेकिन चाइना अमेरिका के पास। अब एक बात बताओ कि जब कपास दक्षिण अमेरिका से जब आ ही रहा है तो फिर भारत को क्यों मजबूर किया? क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, सिविल वार। वही अब्राहम लिंकन जिन्होंने इस सिविल वार को लड़ा, जीते और दास प्रथा को समाप्त किया, याद है ना? जब अमेरिका का वार चल रहा है तो ऑब्वियसली ये सप्लाई रुकेगी, और जब ये सप्लाई रुकी तो बताओ उनके पास कौन सा ऐसा उपनिवेश है जहां हर तरह की जलवायु है? अब उन्होंने देखा भारत, और भारत में देखा काली मिट्टी और जलवायु देगी, कहा बेटा तुम तो जमाओ कपास। उसी समय नील की खेती और भी अच्छी होती थी, नील। और नील आता था वेस्ट इंडीज से, आज भी देखिएगा वेस्ट इंडीज का नील। अच्छा, वेस्ट इंडीज मैप में देश है? याद रखेगा, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है ऐसे, बस बस ठीक है। जो कैरेबियन द्वीप समूह है, जिसमें जमैका है, त्रिनिडाड है, उन सबको मिलाकर वेस्ट इंडीज। केबीसी में अमिताभ बच्चन पूछ रहा है तब भी गलत हो रहा है तो थप्पड़ पड़ना चाहिए अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। वेस्ट इंडीज मैप में नहीं है, क्रिकेट खेलता है लेकिन। तो यहां पर अब ये बताओ, नील आती थी वेस्ट इंडीज से, और बेहतर नील आती थी, फिर क्या हुआ? और इसीलिए अब हम भारतीयों की भी तो कला देखो। आपने गिरमिटिया सब सुना है? आए? क्या क्या है? क्या होता था गिरमिटिया? अनुबंध श्रमिक, आपसे साइन करा। और जानते हो पूरा ये आजमगढ़, मतलब इधर पूरा पूर्वांचल बिहार, एक भिखारी ठाकुर हैं भोजपुरी के सबसे बड़े, आप कहिए नायक, जिन्होंने साहित्य लिखा, वो फिरंगिया लिखते हैं। और ये सब जो है भारतीय जो है वहां जाते थे, और तुम्हें आश्चर्य होगा उस समय जंगल हुआ करते थे जगह। मतलब इतने बड़े मच्छर होते थे जितना बड़ा आदमी, थोड़ा ज्यादा हो गया देख लेना। आप कोई कहीं खेती नहीं, लेकिन भारतीय तो मजदूर थे बेचारे, हम लोग दास थे, या तो अफ्रीका से दास ले जाए गए या हमें पकड़ कर ले जाया गया। इस रूप में गिरमिटिया गए हम, और गिरमिटिया जाकर वहां पर खेती कर रहा, नील की खेती करता था। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि तीसरी चौथी पीढ़ी आते आते वहां का राष्ट्रपति कौन? तो वासुदेव पांडे, सुना है? अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो कहने का मतलब गुयाना में, त्रिनिडाड में, टोबैगो में जो भारतीय मजदूर के रूप में गया, चौथी पीढ़ी आते आते वहां का राष्ट्रपति बन बैठा। ये भारतीय ही कर सकता है। तो नील की खेती में, खैर, तो नील की खेती प्रभावित होने लगी। अब फिर से जब नेपोलियन के युद्धों ने प्रभावित किया, तो फिर ऐसा कौन सा उपनिवेश जहां क्लाइमेट मिले नील की? फिर भारत। तो जो हम खूब जोर लगा के कहते हैं कि भारत एक देश नहीं उपमहाद्वीप है, हर तरह की जलवायु है, हम, ये हमारा सम्मान भी है, लेकिन अंग्रेजों ने खूब निचोड़ा। ठीक? तो कहने का मतलब जब जब जरूरत पड़ी। और देखो तीसरा, सबसे ज्यादा दिमाग लगाया उन्होंने एक और खेती पर। और एक खेती भारत और ब्रिटेन के लिए नहीं थी, इसमें एक और संबंध आता है, चीन, और उसका नाम है अफीम। भारत में उन्होंने अफीम की खेती कराई, और अफीम पहुंचा दिया चीन, और चीन का जो सिल्क है, रेशम है, वो लेकर चले गए ब्रिटेन। और जो एक दिन लड़के ने चीन के ऊपर बता रहा था, चीन पहले बंद दरवाजा था, चीन के दरवाजों को तलवार, अफीम की तलवार से चौड़ा कर दिया गया। समझे मतलब? अफीम खिला खिला के। अब यहां पर, अब सोचो, ऑपियम प्रोडक्शन इंडिया कर रहा है, इसको बेचा जा रहा है कहां? और इसके बहाने सिल्क चला गया ब्रिटेन। तो अफीम भी तुम्हारे यहां अंग्रेजों ने उत्पादित कराना शुरू, हर वो काम। इसीलिए इस तरह की जितनी फसलें हैं, और एकमात्र फसल
जो इंटरनेशनल डिमांड से नहीं डोमेस्टिक डिमांड से आई थी वो था चीनी। तो मैं आश्चर्य होगा, अरे तो जानते हो डायबिटिक कौन से देश को कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स की कैपिटल है? हम है। अरे हम, वो तो चीनी का डायबिटिक पेशेंट है। कभी बनारस आइए, सुबह नाश्ता जलेबी मिलेगा। तो कहने का, खैर अब इस बात पे आओ, इतनी सारी बातें, मैं कारण में था। कारण में दो बातें सोचनी है। नंबर एक, जैसा उस लड़के ने तुरंत कहा औद्योगिक क्रांति होगी सर, तो औद्योगिक क्रांति तो है और कच्चा माल भी पहले से आता है, तो फिर भी भारत में क्यों? तो थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा। देखो, पहला कारण, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अतः अतः वहां के उद्योगों आबलिक कारखानों को, वहां के उद्योगों आबलिक कारखानों को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति, कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता थी। इस मांग से प्रेरित होकर, इस मांग से, डिमांड से, इस मांग से प्रेरित होकर, इस मांग से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भारत में, अंग्रेजों ने भारत में नकदी फसलों को बढ़ावा दिया, नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया। बढ़ावा दिया तथा समय व परिस्थितियों के अनुसार, तथा समय व परिस्थितियों के अनुसार भारत में कपास, नील, अफीम, कपास, नील, अफीम व गन्ना जैसी, गन्ना जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा दिया गया। इसी पॉइंट में पैराग्राफ चेंज कर लो। भारत में भारत नगदी फसलों की खेती, भारत में नगदी फसलों की खेती के पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी उत्तरदायी थी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी उत्तरदायी थी, उत्तरदायी थी। उदाहरण स्वरूप, उदाहरण स्वरूप नेपोलियन के युद्धों से, नेपोलियन के युद्धों से जब वेस्ट इंडीज से, जब वेस्ट इंडीज से नील आपूर्ति प्रभावित होने लगी, नील आपूर्ति प्रभावित होने लगी, होने लगी अथवा अमेरिकी गृह युद्ध के कारण, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण, अमेरिकन सिविल वार, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण जब कपास की मांग पूरी ना हो सकी, तो अंग्रेजों ने
तो अंग्रेजों ने इनकी खेती के लिए भारत को चुना, इनकी खेती के लिए भारत को विवश किया, मजबूरी आ जाए, इनकी खेती के लिए भारत को विवश किया। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, अब एक बात और बताओ, कैश क्रॉप जब होता है, कल ही मैंने कहा था, मतलब जब क्लास थी परसों, कैश क्रॉप में नगदी का प्रयोग बढ़ेगा। आप देखिए नगद प्रयोग से क्या होगा, और मैंने एक लाइन लिखाई थी, जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था में भी राजस्व दोनों में हो सकता था, खाद्यान्न या नगद, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान किसमें होता था, नगद। क्लियर है ना। अब यहां पर अगर मान लो कोई ब्रिटिश कपड़ा, कोई ब्रिटिश सामग्री आई, तो ऑब्वियसली लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए ना। अंग्रेजों ने, आप लोगों ने इकोनॉमिक में एक टर्म सुना होगा, हिंदी में कहते हैं बाजार में तरलता, और इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी इन मार्केट। वेरी गुड। तो लिक्विडिटी इन मार्केट माने क्या, पानी फैल जाता है। ऑब्वियसली जब पैसे का फ्लो, ये कभी की बात थी, मोदी राज में ये सब मत कहना, है ना। जब डिजिटलाइजेशन लागू हुआ, हमने कहा इस देश में कभी, मतलब ऐसा लगा ये क्या हो सकता है, पैसा नहीं देना है, और पता चला अब सब इसी में है नहीं। तो यहां पर दूसरा पॉइंट लिखो, ब्रिटिश विनिर्मित सामग्री, खरीद और मांग दोनों से था, ब्रिटिश विनिर्मित सामग्री के लिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ब्रिटिश विनिर्मित सामग्री के लिए भारत भारत एक बेहतर बाजार तभी हो सकता था जब भारतीयों के पास क्रय क्षमता हो, परचेजिंग पावर, क्रय खरीदने की क्षमता, क्रय क्षमता हो, और बाजार में तरलता हो, बाजार में तरलता हो। अतः नगदी फसलों की खेती के द्वारा, अतः नगदी फसलों की खेती के द्वारा गांवों में भी नगद प्रवाह को बढ़ाकर, कैश फ्लो, नगद प्रवाह को बढ़ाकर अंग्रेजों ने अपने उत्पादों की बिक्री, अंग्रेजों ने अपने उत्पादों की बिक्री का लक्ष्य रखा। अच्छा, ठीक है, पहले पूरा कर लेंगे, फिर जहां समझना होगा क्वेश्चन। लास्ट हेडिंग लिखिए, प्रभाव, इंपैक्ट। पहला तो बहुत ईजी है, लिखिए, कृषि के वाणिज्यीकरण से, पॉइंट वाइज, कृषि के वाणिज्यीकरण से अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत पक्ष, अर्थात अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत पक्ष अर्थात गांवों की आत्मनिर्भरता को तोड़ दिया, गांवों की आत्मनिर्भरता को तोड़ दिया। स्मरणीय है कि भारत के गांव, स्मरणीय है कि भारत के गांव, अंडरलाइन, अंडरलाइन करना, आपसी सहचर्यता के आधार पर
आपसी सहचर्यता के आधार पर उत्पादन करते थे, जिसे अंग्रेजों ने देखो शब्दों से खेलिए, जिसे बाजार प्रेरित बनाकर, जिसे अंग्रेजों ने बाजार प्रेरित बनाकर प्रतिद्वंदता में बदल दिया, प्रतिद्वंदिता में बदल दिया। है ना? अर्थात अब किसान, इतना अंडरलाइन कर लेना, उसके बाद अर्थात अब किसान गांव के लिए नहीं बल्कि अब किसान गांव के लिए नहीं बल्कि बाजार या ब्रिटिश हितों के लिए, बाजार या ब्रिटिश हितों के लिए उत्पादन करने लगा, जिससे हमारी परंपरागत सामाजिक आर्थिक संरचना ध्वस्त होने लगी, ध्वस्त होने लगी। ठीक है भाई, इधर देखिए, पूरा गांव का एक, हर आदमी जुड़ा हुआ था ना एक दूसरे से। और हमारे यहां कौन सा सिस्टम था? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या था? आज भी कुछ गांवों में जाओगे तो आइसक्रीम वाला आता है, तो उसको कुछ अनाज दे दो, वो आइसक्रीम देता है। पहले सारा इसी तरह से था। अब ये बताओ, इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति, हर घर का एक दूसरे से जुड़ाव है ना। और जब जुड़ाव है तो इसका मतलब एक सामूहिक जीवन था, एक सामुदायिक जीवन था। लेकिन मान लो ये बी जो है, अब इसने इसको देना मना कर दिया, चेन टूटने लगी, क्योंकि इसका उत्पादन अब कहां जा रहा है? बाजार के लिए। तो बड़ी चालाकी से, फायदा नुकसान दोनों है कृषि का वाणिज्यीकरण, दोनों देखना है। सेकंड पॉइंट देखो, नगदी फसलों की कीमतों में, नगदी फसलों की कीमतों में फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव। नगदी फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव तुलनात्मक रूप से अधिक होता है और खाद्य उत्पादन की तुलना में, खाद्य उत्पादन की तुलना में पूंजी भी अधिक लगती है। कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी भी अधिक लगती है। अतः भारतीय किसानों पर शीघ्र ही इसका, भारतीय किसानों पर शीघ्र ही इसका दुष्प्रभाव दिखने लगा। क्योंकि, अंडरलाइन करना, क्योंकि लाभ तो यूरोपीय एजेंसी हाउस उठा लेते थे, लाभ तो यूरोपीय एजेंसी हाउस उठा लेते थे, किंतु हानि, किंतु हानि, लॉस, हानि, किंतु हानि किसानों को ही सहनी पड़ती थी, किसानों को ही सहनी पड़ती थी। इस संदर्भ में नील की खेती, इस संदर्भ में नील की खेती हमारे किसानों की दुर्दशा का, हमारे किसानों की दुर्दशा का
विशेष उदाहरण बन गई। विशेष उदाहरण बन गई। आपको याद है 1860 में नील विद्रोह? एक लाइन लिख लो। और यह इतना शोषणकारी बनी कि, और यह इतना शोषणकारी बन गई कि 1860 में इतना शोषणकारी बन गई कि 1860 में लोकप्रिय नील विद्रोह उभर पड़ा। लोकप्रिय नील विद्रोह उभर पड़ा। जब कृषक में आएंगे तो इसको एक्सप्लेन करें। उभर पड़ा। एक पॉइंट में इधर देखो, राजस्व में, जमींदारी में मैंने पढ़ाया है। एक चीज बताओ, जब नगद ज्यादा चाहिए होगा, अभी लिखा है नगद अगर किसानों के पास नहीं है, ध्यान से, क्या किसानों ने आकर्षण से और उनको लगा केवल लाभ होगा इसीलिए नगदी फसलों की खेती की, या वो मजबूर थे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अब ये बताओ, ये लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं राजस्व व्यवस्था में एक लाइन लिखा चुका हूं। ये बताओ, जब नगद चाहिए और मान लो किसानों के पास नगद नहीं है, तो ये ऋण लेने साहूकार महाजन के पास जाएंगे। और आप जानते, वो वाली लाइन याद आ गई, साहूकार महाजनों के पास तुम एक बार गए। आज भी भारतीय साहूकार महाजन के बारे में कहा जाता है कि अगर तुमने एक बार ले लिया ब्याज ऋण, तो मूलधन छोड़ो ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। और इसीलिए देखोगे उन क्षेत्रों में ज्यादातर साहूकार और महाजन हावी होते चले। तो ये लाइन में लिखा चुका हूं, ये ध्यान रखिएगा। एक तीसरा करके एंड करते हैं, नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, नगदी फसलों व अकाल से जुड़ेंगे। नगदी फसलों व खाद्यान्न उत्पादन में असंतुलन, खाद्यान्न उत्पादन में असंतुलन तथा खाद्य सामग्री को भी, धन की निकासी में पढ़ाया था, तथा खाद्य सामग्री को भी अपने औद्योगिक मजदूरों के लिए, अपने औद्योगिक मजदूरों के लिए भेजे जाने के कारण, भेजे जाने के कारण अंडरलाइन कर, भारत में अकाल और भूखमरी की स्थिति बढ़ती चली गई। अकाल और भूखमरी की स्थिति बढ़ती चली गई। और इसी संदर्भ में कहा गया कि, और इसी संदर्भ में कहा गया कि इन्वर्टेड कॉमा में कोटेशन लिखिए, ये क्वेश्चन भी खैर अभी नहीं आएगा आपने। कहा गया औपनिवेशिक शासन के दौरान, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में पड़ने वाले अकाल, भारत में पड़ने वाले अकाल प्राकृतिक कम और प्रायोजित अधिक थे। प्राकृतिक कम व प्रायोजित अधिक थे। इस लाइन का अर्थ समझे। और जो पहली लाइन लिखाई ना कि खाद्यान्न उत्पादन और नकदी फसलों में असंतुलन, जो देश केवल खाद्यान्न उत्पादन करता रहा, मान लो इतने क्षेत्र में खाद्य उत्पादन करते हो, लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं बेटा, इतने में खाद्यान्न उत्पादन करो और इतने में, तो ये बताओ अकाल के समय नकदी फसल खाओगे क्या? तो असंतुलन का मतलब समझ गए। और ये क्वेश्चन मेरा मानना है ऑप्शनल, जब हिस्ट्री ऑप्शनल आता है तो उसमें अकाल इतना इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे साल तयशुदा है कि क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जीएस में
केवल इतना जान लो कि अच्छा, जैसे ही नाम आता है अकाल, अकाल को एक प्राकृतिक घटना मानते हैं ना, लेकिन कई बार सरकारी गलतियों से अकाल की विभीषिका, और वही लिखा है कि अकाल जो है प्राकृतिक कम थे और प्रायोजित। एक पैरा में ठीक है कि निगेटिव कभी कभी कहता है कि सब कुछ नुकसानदायक ही हुआ है, कुछ फायदा भी हुआ। पैराग्राफ चेंज करो। देखो, यद्यपि यद्यपि अच्छा, मैंने प्रभाव में कितने पॉइंट लिखा है, 3 या 4? 4। साहूकार महाजन ले आना है, पूरा पैरा में लिखवा चुका हूं, केवल बस याद रखना वो यहां ले आइएगा। बहुत कुछ जोड़ना सिखाऊंगा बिल्कुल। अच्छा, पहले एंड कीजिए, नहीं ये भी आ गए, लिखो। यद्यपि कृषि के वाणिज्यीकरण के यद्यपि कृषि के वाणिज्यीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए, तो वही पॉइंट लिखते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए। पॉइंट लेवल लिखना चाहो तो पॉइंट पे, नहीं तो जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, जैसे कि भारतीय कृषि का विविधीकरण, भारतीय कृषि का विविधीकरण हुआ, भारतीय कृषि का विविधीकरण हुआ, और किसान नई फसलों से परिचित हो सके, किसान नई फसलों से परिचित हुए, तथा सबसे इंपॉर्टेंट, रेल क्यों चली थी याद है ना, कच्चा माल। बस लिखो तथा, तथा इन फसलों को, नकदी फसलों, तथा इन फसलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए, इन फसलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़क, रेल व बंदरगाह, सड़क, रेल व बंदरगाह जैसी अवसंरचनाओं का विकास किया गया, जैसी अवसंरचनाओं का विकास किया गया, जिससे न सिर्फ यातायात व परिवहन की गतिशीलता बढ़ी, यातायात व परिवहन की गतिशीलता बढ़ी, बल्कि बल्कि भारत के बिखरे हुए क्षेत्र, भारत के बिखरे हुए क्षेत्र भी जुड़ने लगे, और एकीकृत बाजार की संकल्पना, भारत के बिखरे हुए क्षेत्र भी जुड़ने लगे और एकीकृत बाजार की संकल्पना सामने आई। ठीक है ना, फायदा भी हुआ। एंड कभी भी वाणिज्यिक फसलें या राजस्व व्यवस्था में फायदे से नहीं छोड़ना है, एक ही लाइन सही। पैराग्राफ चेंज करो, किंतु, पैराग्राफ चेंज करेंगे, किंतु कृषि के वाणिज्यीकरण, कृषि के वाणिज्यीकरण के इन लाभों की तुलना में, इन लाभों की तुलना में हमारे किसानों व गांवों पर, हमारे किसानों और गांवों पर नकारात्मक प्रभाव, हमारे किसानों और गांवों पर नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ा, नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ा, और इसने, और इस प्रचलन ने, कृषि के वाणिज्यीकरण, और इस प्रचलन ने हमारे परंपरागत समाजार्थिक ढांचे को, हमारे परंपरागत समाजार्थिक, दोनों जोड़ दिया, सामाजिक आर्थिक है ना,
हमारे परंपरागत समाजार्थिक ढांचे को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। एक लाइन देखो, वही जो गांव वाला था, स्पष्टतः कहा जा सकता है कि, स्पष्टतः कहा जा सकता है कि अंडरलाइन इन्वर्टेड में लिखते हुए जाइए, इसको हम लोग कभी पढ़ेंगे। कहा जा सकता है ब्रिटिश शासन का या औपनिवेशिक शासन का, कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक शासन का भारत पर प्रभाव का, स्वतः भारत पर प्रभाव का तत्वतः अर्थ था, रियल सेंस, तत्वतः अर्थ था, तत्वतः अर्थ था गांवों पर प्रभाव, तत्वतः अर्थ था गांवों पर प्रभाव। तत्वतः माने इन रियल सेंस। ये बताओ कॉलोनियल रूल का इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ा, इसका सबसे बड़ा क्या अर्थ है कि आखिर उसका गांवों पर क्या प्रभाव पड़ा, और गांव पर क्या, तो भू राजस्व व्यवस्था, कृषि का वाणिज्यीकरण और रेल। इस क्वेश्चन को कितने लोग, ये जो लास्ट कोटेशन लिखा है इसका आंसर सोच सकते हैं? ये गांव है, भारत गांवों का देश है। और उस जमाने में आज भी कितना तुम्हारा अर्बनाइजेशन रेट है 2023 में? हमारी नगरीकरण की दर कितनी है? अरे यार लगभग 31%। और सोचो हम बात कर रहे हैं 1850 के आसपास की या 19वीं सदी की। गांधी बाबा ऐसे नहीं कहते थे भारत गांवों का देश है। फिर से ये लाइन बड़ी अच्छी बेटा, हम पूरी इकोनॉमी को पढ़ लें, हमने आपको भू राजस्व व्यवस्था पढ़ाया, चरण पढ़ाए उपनिवेशवाद के, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है, आज जाकर एक बार हमारे इकोनॉमिक हिस्ट्री वाले को रिवाइज कीजिएगा, और मैं केवल सिंपल कह रहा हूं कि भारत पर औपनिवेशिक या ब्रिटिश शासन के प्रभाव का तत्वतः अर्थ मतलब समझे, वास्तविक अर्थ, रियल इंपैक्ट था गांवों पे प्रभाव। तो आप 5 या 4 पॉइंट सोच के आइएगा, केवल पॉइंट लिखा दिखाने मत लगिएगा, 4 पॉइंट सोच के आइएगा कि इसका मतलब क्या है गांवों पर प्रभाव। 4 पॉइंट वो क्या थे इस पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री में कि बताते हैं कि हाँ ये कोटेशन सही। ठीक है, चलिए कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।